हेलो एस्पिरेंट, इस सीरीज के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चंस का डिस्कशन सुबह प्रेफरेबली किया जाता है और आंसर का डिस्कशन लेट इवनिंग में, जिससे कि आपको टाइम मिल सके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। इस बीच जिन एस्पिरेंट्स को अपना आंसर फ्री इवेलुएट कराना है तो वो इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। इसके अलावा इन डेली क्वेश्चंस को फर्दर क्लासिफाई किया है सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसका फायदा यह होगा, एस्पिरेंट्स का स्टैटिक पोर्शन अभी कंप्लीट नहीं है या फिर उनका कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही कंप्लीट है, फॉर एग्जांपल GS1 का आर्ट एंड कल्चर, तो ऐसे एस्पिरेंट डायरेक्ट चैनल पर जाकर GS1 की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं और उसमें दिए गए सारे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन एंड आंसर के डिस्कशन को देख सकते हैं और साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जिन्हें 1 या 2 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं डेली। बाकी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस तो आप डेली प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड नॉलेज ही चाहिए होती है। इस तरह आप अपनी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के साथ साथ उन टॉपिक्स को भी लर्न और रिवाइज कर पाते हैं जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। यह इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें अपनी कॉपीज फ्री इवैल्यूएशन के लिए सेंड करनी है। प्लीज़ सबसे पहली बात, एक फाइल में एक ही आंसर को भेजें, वरना जितने आंसर्स होंगे उस पर्टिकुलर फाइल को रिवर्ट बैक करने में उतना ही टाइम लगेगा। अपनी फाइल का फॉर्मेट PDF ही रखें, जिससे कि एनोटेशन मतलब रिमार्क्स लिखने में आसानी हो, और अपने क्वेश्चन और आंसर के अलावा कुछ भी ना लिखें, ना ईमेल आईडी, ना नाम, ना सब्जेक्ट, क्योंकि जितनी क्लियर कॉपी होगी उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा रिमार्क्स लिखने के लिए। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको आपकी कॉपी इवेलुएट होकर 2 से 3 दिन में मिल सकती है, पर कभी कभी कॉपीज़ का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए 5 से 7 दिन का भी समय लग सकता है। एंड सिंसियर अपॉलॉजीज टू दोज स्टूडेंट्स जो हिंदी फॉर्मल लैंग्वेज में अपनी कॉपीज़ को इवेलुएट कराना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की कॉपीज़ को इवेलुएट कराना चाहते हैं। फिलहाल यह अभी पॉसिबल नहीं है, मे बी इन नियर फ्यूचर If it get possible, we will let you know. Lastly, क्रिस्प कंटेंट से कनेक्ट होने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रियल टाइम PDF लिंक्स को शेयर किया जा सकता है, और आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अपने फीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज हर तरह के क्लासिफिकेशन से आप रीड कर पाएंगे। फिलहाल अभी ये ग्रेजुअली अपडेट होती है, फ्यूचर में इसकी स्पीड और तेज हो जाएगी अपडेट होने की। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा, आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट। यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काउ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे।
क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है, और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं, और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन के डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का GS 3 का क्वेश्चन देखते हैं। What do you mean by minimum support price? How will MSP rescue the farmers from the low income trap? ये क्वेश्चन आपका UPSC मेंस 2018 में पूछा गया था। इसको आप GS 3 के सिलेबस इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है और MSP के जरिए लो इनकम ट्रैप, जो फार्मर लो इनकम ट्रैप के अंदर फंसते हैं, वो कैसे अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का फ़ायदा ये रहेगा क्योंकि सिलेबस के अंदर एक्सप्लिसिटली मिनिमम सपोर्ट प्राइस के टॉपिक को मेंशन किया है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू रीड एंड रिवाइज दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मीनवाइल यू कैन एनहेंस योर स्किल्स ऑफ आंसर राइटिंग एज वेल। तो इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछा है वो है MSP होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और फिर फार्मर्स अपने आप को MSP के जरिए लो इनकम ट्रैप से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और आपके सिलेबस के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन है, तो इसके बारे में कंटेंट आपको कहीं से भी मिल सकता है। आपकी स्टैटिक बुक्स भी इस पार्ट को कवर करती होंगी। आप इसके बारे में इंटरनेट या गूगल पर जो जैसे भी सर्च कर सकते हैं, आपको इसके बारे में कंटेंट आसानी से मिल सकता है। कंटेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग आ जाने के बाद बहुत सिंपल हो जाता है आंसर के स्ट्रक्चर को बनाना। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन के अंदर MSP की डेफिनेशन दे सकते हैं, उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बॉडी के अंदर वह सारे पॉइंट्स को लिस्ट आउट कर सकते हैं जिनकी वजह से फार्मर्स MSP की वजह से अपने आप को बचा पाते हैं। और फिर फाइनली आप कंक्लूजन के अंदर यू कैन टॉक इन जनरल अबाउट द एफिकेसी ऑफ MSP। अब जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्रिटिकली एनालाइज नहीं दिया, एक नॉर्मल डायरेक्टिव वर्ड्स दिए गए हैं, इस वजह से इसके अंदर लिमिटेशंस को बताना या चैलेंजेस को बताना एक सही आइडिया नहीं होगा। चलिए इस आंसर को आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू रीड एंड रिवाइज दिस कंसेप्ट। आई एम श्योर आपका इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके आंसर से रिलेटेड हिंट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फाइनली आज का GS 4 का क्वेश्चन देखते हैं। What is bureaucratic apathy? How does it pose challenge on the bureaucracy in general? Explain. इस क्वेश्चन को आप GS 4 के सिलेबस पब्लिक या सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझते हैं। अभी जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कोरोना वायरस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, ब्यूरोक्रेसी के अंदर काफ़ी तरह की दिक्कतें उभर कर आ रही हैं। उनमें से एक है ब्यूरोक्रेटिक अपैथी। उसको आपको एक्सप्लेन करना है और फिर इस ब्यूरोक्रेटिक अपैथी की वजह से ब्यूरोक्रेसी के अंदर किस तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है उन्हें एक्सप्लेन करना है। जितना आप इलस्ट्रेशन देकर, जितना आप एग्जांपल देकर समझाएंगे उतना बेटर रहेगा।
इसका कंटेंट आपको जनरल अवेयरनेस से मिल सकता है। आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, आप सिचुएशन देख ही रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की अगर डेथ हो रही है तो उन्हें डस्टबिन के अंदर डाल दिया जा रहा है। इसके अलावा भी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी ब्यूरोक्रेटिक अपैथी को देखा जाता है। तो आप उन सभी पॉइंट्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप जैसे कि क्वेश्चन को पढ़ ही रहे हैं तो ब्यूरोक्रेटिक अपैथी के बारे में बताएंगे। बॉडी के अंदर जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें आप लिस्ट आउट करेंगे वन बाय वन। कोशिश करेंगे बहुत सारे डायमेंशंस में ये चीज़ कवर की जाए, एक ही पॉइंट रिपीट ना हो। कंक्लूजन के अंदर आप वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि कैसे इस चीज़ को चेंज किया जा सकता है और इस तरह से आपका आंसर तैयार हो जाएगा। इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। हम इसके आंसर की हिंट्स को बाद में डिस्कस करेंगे। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं। कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग। जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए। डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग। ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।